हिमाचल प्रदेश की चट्टानी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा देवगढ़ गांव एक शांत सुंदरता का प्रतीक था, जो बाहर की शोरगुल वाली दुनिया से लगभग पूरी तरह अलग थलग था। यहाँ जीवन धान के 4 मौसमों की लय के साथ धीरे धीरे शांति से बहता था। गांव के लोग मुख्य रूप से पहाड़ी समुदाय के थे, जो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। पड़ोसियों के बीच गहरा रिश्ता था, मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देते थे। और उसी सादे माहौल में रमेश सिंह के परिवार की कहानी और विक्रम राठौर के साथ उसकी दोस्ती को गांव के लोग कभी एक मिसाल के तौर पर खुशी और पूर्णता के प्रतीक के रूप में याद करते थे। रमेश सिंह एक 35 वर्षीय व्यक्ति, जिसमें पहाड़ी लोगों के सभी अच्छे गुण थे। वह जमीन की तरह सीधा और ईमानदार था। उसने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात करना या किसी के साथ हिसाब किताब करना नहीं सीखा था। रमेश का जीवन पत्थर और लकड़ी के 3 कमरों वाले मजबूत घर, हर फसल के मौसम में सुनहरे सीढ़ीदार खेतों और उन 2 लोगों की मुस्कान में सिमटा हुआ था, जिन्हें वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसकी खूबसूरत पत्नी, जिसका नाम माया था, पूरे इलाके में अपनी सुंदरता के लिए मशहूर थी, और उसका 5 साल का होशियार और चंचल बेटा रोहन। रमेश के लिए खुशी बस इतनी सी थी कि हर शाम काम से घर लौटने पर पत्नी और बच्चे को दरवाजे पर इंतजार करते देखना, गर्म भाप निकलते भोजन की थाली के चारों ओर एक साथ बैठना। वो उस संतोषी जीवन से खुश था, एक ऐसा जीवन जो अमीर नहीं था लेकिन इंसानी गर्मजोशी से भरा था। उसके पिता ओम प्रकाश सिंह, एक अनुभवी और जीवन के तजुर्बे से भरे व्यक्ति, थोड़ी ही दूर पर एक छोटे लकड़ी के घर में रहते थे। पत्नी की जल्दी मृत्यु हो जाने के कारण वो अकेले रहते थे, लेकिन लगभग हर दिन वो अपने बेटे के परिवार के साथ रात का खाना खाने आते थे। अपने इकलौते पोते के साथ खेलते थे। ओम प्रकाश सिंह अपने बेटे के सुखी जीवन को देखकर हमेशा संतुष्ट महसूस करते थे। और रमेश की दुनिया का एक अभिन्न अंग था विक्रम राठौड़। विक्रम भी 35 साल का था, रमेश का बचपन का दोस्त, उस समय से जब वे नंगे होकर बारिश में नहाते थे। अगर रमेश संतोष का प्रतीक था, तो विक्रम बिल्कुल विपरीत था। उसके पास एक तेज दिमाग था। उसने जल्दी ही स्थानीय विशेष व्यंजन स्मोक्ड मटन की क्षमता को पहचान लिया था, जबकि उसके हमउम्र दोस्त अभी भी खेतों में संघर्ष कर रहे थे। विक्रम ने हिम्मत करके कर्ज लिया और एक छोटा उत्पादन कारखाना खोला। वो सबसे अच्छा मटन खरीदने के लिए दूर दराज के गांवों में गया, पुराने लोगों से मसाले मिलाने के रहस्य सीखे और फिर अपने उत्पादों को बड़े शहरों में बेचने के लिए ले गया। कुछ ही सालों में विक्रम राठौड़ का स्मोक्ड मटन ब्रांड प्रसिद्ध हो गया। पैसा उसके पास पानी की तरह बहने लगा। विक्रम ने गांव में सबसे शानदार 2 मंजिला घर बनाया, एक कार खरीदी और सबसे अमीर और प्रतिष्ठित लोगों में से एक बन गया। लेकिन लोग विक्रम का सम्मान सिर्फ उसकी अमीरी के लिए नहीं करते थे, बल्कि उसके उदार और नेक स्वभाव के लिए भी करते थे। वो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूला, हमेशा गांव के लोगों की मदद के लिए तैयार रहता था, और खासकर अपने गरीब दिनों के दोस्त रमेश सिंह को कभी नहीं भूलता था। रमेश के परिवार के लिए विक्रम मेहमान नहीं था, वो घर का सदस्य था। रमेश के घर का दरवाजा लगभग हमेशा विक्रम के स्वागत के लिए खुला रहता था। रमेश के परिवार की कोई भी दावत, कोई भी खुशी का मौका उसके जिगरी दोस्त के बिना अधूरा होता था। विक्रम भी रमेश के परिवार के साथ घर के सदस्य की तरह व्यवहार करता था। वो बच्चे के लिए महंगे खिलौने खरीदता था, जिनके बारे में रमेश कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। कभी कभी वो रमेश की पत्नी माया के हाथ में चुपके से एक छोटा सा उपहार दे देता था, जैसे ब्रांडेड लिपस्टिक या रेशम का दुपट्टा, साथ में एक बहुत ही स्वाभाविक सा वाक्य, मैं काम से बाहर गया था भाभी, ये सुंदर लगा तो ले आया, इसे इस्तेमाल करना शर्माना मत। रमेश अपने सीधे साधे स्वभाव के कारण दोस्त की इस परवाह से केवल भावुक हो जाता था। वो इसे अटूट भाईचारे का प्रतीक मानता था। बिना किसी संदेह के उसे विक्रम जैसे सफल और दयालु दोस्त पर गर्व था।
उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि उस उदारता के पीछे उसके दोस्त की आंखों में जब भी वो उसकी खूबसूरत पत्नी को देखता था तो एक छिपी हुई वासना और ईर्ष्या होती थी। रमेश की पत्नी माया पहाड़ों का एक खूबसूरत फूल थी। उसकी त्वचा गोरी, आंखें बड़ी और काली थीं और एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी भी आदमी का दिल पिघला सकती थी। माया ने रमेश से उसकी सादगी और सीधेपन के लिए शादी की थी। वो भी अपने पति से प्यार करती थी, परिवार की पूरी देखभाल करती थी, लेकिन उस खूबसूरत महिला की आत्मा की गहराई में महत्वाकांक्षा की एक आग थी जो कभी नहीं बुझी थी। वो इस पहाड़ी इलाके के शांत और नीरस जीवन से संतुष्ट नहीं थी। वो एक अलग जीवन जीने की चाहत रखती थी, एक अमीर जीवन, सुंदर कपड़े पहनने, शानदार जगहों पर जाने की। और विक्रम राठौड़ अपनी अमीरी, अपने तजुर्बे और बाहरी दुनिया की उन कहानियों के साथ जो वो अक्सर सुनाता था, धीरे धीरे उन सभी चीजों का प्रतीक बन गया जिनकी माया को चाहत थी। हर बार जब विक्रम घर आता, महंगे उपहार और शहर के मर्दाना परफ्यूम की महक लेकर, माया को एक अव्यक्त तुलना महसूस होती थी। वो अपने सीधे साधे पति को देखती, जो हमेशा खेतों में लगा रहता था, जिसके कपड़ों से हमेशा गीली मिट्टी की गंध आती थी, और एक अस्पष्ट निराशा की भावना उसके मन में घर करने लगी थी। माया और विक्रम के बीच की बातचीत शुरू में केवल अर्थपूर्ण नजरों और औपचारिक तारीफों तक ही सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे ये सीमा पार करने लगी। जब रमेश ध्यान नहीं दे रहा होता तो विक्रम चाय का प्याला देते समय जानबूझकर अपना हाथ माया के हाथ से छू लेता। जब वे दोनों अकेले होते तो वो चापलूसी भरी बातें करता। भाभी, तुम दिन ब दिन और खूबसूरत होती जा रही हो। रमेश सच में बहुत भाग्यशाली है। माया नाराज होने के बजाय एक मीठी सी सिहरन महसूस करती। पहली बार किसी आदमी ने उसकी सुंदरता को उस तरह से देखा और सराहा था जैसा उसके सीधे साधे पति ने कभी नहीं किया था। पाप का बीज बोया जा चुका था। वो बस एक बारिश, एक हवा का इंतजार कर रहा था ताकि अंकुरित हो सके। और वो बारिश जुलाई के एक सप्ताह की शाम को आई, जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। हमेशा की तरह विक्रम रमेश के घर रात के खाने और शराब पीने के लिए आया। उस दिन रमेश ने सुअरों का एक झुंड बेचा था। उसके पास पैसे थे और वो बहुत खुश था। उसने अपने दोस्त को दावत पर बुलाया और लगातार शराब पिलाता रहा। ओम प्रकाश सिंह भी वहां थे। दोनों दोस्तों को एक दूसरे के इतने करीब देखकर उनका दिल भी गर्मजोशी से भर गया। खाना खत्म हुआ। ओम प्रकाश सिंह अपने घर आराम करने चले गए। रमेश और विक्रम ने अपनी महफिल जारी रखी। पहाड़ी पत्तों के खमीर से बनी मक्के की शराब पीने में तो नरम होती है, लेकिन चढ़ती बहुत जल्दी है। आधी रात के करीब रमेश पूरी तरह से नशे में धुत हो गया। मेज पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे कुछ भी होश नहीं था। मैं इन्हें कमरे में ले जाती हूं, माया ने विक्रम से कहा। उसकी आवाज धीमी और मीठी थी। विक्रम जी, आप बैठिए, एक और कप चाय पीजिए ताकि शरीर गर्म हो जाए। फिर जाइएगा। इतनी तेज बारिश में घर जाने से सर्दी लग सकती है। अपने भारी भरकम पति को बड़ी मुश्किल से बेडरूम में ले जाने और उस पर एक पतली चादर डालने के बाद माया लिविंग रूम में वापस आई, जहां अब केवल वो और विक्रम थे। बाहर छत पर बारिश की बूंदों की आवाज एक लय बना रही थी, जो एक निजी और कुछ हद तक उत्तेजक माहौल बना रही थी। पीली मंद रोशनी में, हल्के नशे में, दो लोगों की आंखें, जिनमें पहले से ही बुरे इरादे थे, आखिरकार मिल गईं। एक भी शब्द नहीं बोला गया। सब कुछ ऐसे हुआ जैसे ये स्वाभाविक रूप से होना ही था। विक्रम उठा, आगे बढ़ा और माया को अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी पकड़ मजबूत और वासना से भरी थी। मर्दाना परफ्यूम की महक शराब की तेज गंध के साथ मिलकर माया की नाक में घुसी, जिससे वो मदहोश हो गई। और माया विरोध करने के बजाय अपनी बाहें उसकी गर्दन में डाल दीं और पूरी गर्मजोशी से जवाब दिया। उस रात उसी के घर में, जब उसका पति बगल के कमरे में नशे में गहरी नींद सो रहा था, पत्नी और उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसे बेशर्मी से धोखा दिया। उस रात के बाद एक गुप्त और पापी रिश्ता बन गया। वे चुपके चुपके मिलने लगे,
उन मौकों का फायदा उठाते जब रमेश काम पर बाहर होता या जब वो नशे में धुत होता और उसे दुनिया की कोई खबर नहीं होती। वासना और धोखे ने उन्हें एक साथ बांध दिया था, उन्हें सामान्य इंसानों से अपराध में भागीदार बना दिया था। जितना गहरा वे इस रिश्ते में डूबते गए, उतना ही उन्हें रमेश सिंह अपनी आंखों में एक कांटे की तरह चुभने लगा। उनके प्यार और भविष्य की बड़ी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक कष्टप्रद बाधा। माया विक्रम के साथ खुलेआम रहना चाहती थी, उस अमीर जायदाद की मालकिन बनना चाहती थी। और विक्रम, वो सिर्फ माया का शरीर नहीं चाहता था, वो उस परिवार, उस खुशी को भी हड़पना चाहता था जिससे वह कभी अपने दोस्त से ईर्ष्या करता था। और ऐसा करने के लिए वे जानते थे कि रमेश सिंह को गायब होना होगा। माया और विक्रम राठौड़ के बीच का पापी रिश्ता एक बार शुरू होने के बाद बहुत तेजी से बढ़ा। उनकी चोरी छिपे की मुलाकातें अधिक बार और अधिक साहसी हो गईं। वे केवल शारीरिक संतुष्टि के लिए नहीं थे, बल्कि दो महत्वाकांक्षी आत्माओं का मिलन भी थे। अपनी गुप्त मुलाकातों में वे प्यार के बारे में बात नहीं करते थे, वे भविष्य के बारे में बात करते थे। एक ऐसा भविष्य जहां वे खुलेआम एक साथ होंगे, रमेश सिंह की सारी संपत्ति के मालिक होंगे। मैं इस स्थिति से तंग आ गई हूं। माया ने गांव के पीछे एक सुनसान नाले पर एक गुप्त मुलाकात में कहा, हमेशा छिपना और छिपाना। हर बार जब मैं उसे देखती हूं तो मुझे घिन आती है। सीधा और ईमानदार होने का क्या फायदा? पूरी जिंदगी बस कुछ सीढ़ीदार खेतों के आसपास ही घूमती रहेगी। मैं एक अलग जिंदगी चाहती हूं। विक्रम जी। विक्रम ने माया को गले लगा लिया। उसका हाथ उसके रेशमी बालों को सहला रहा था। मैं समझता हूं, मैं भी तुम्हें उसके जैसे कमजोर आदमी के साथ रहते हुए नहीं देख सकता, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा माया। हमें एक योजना बनानी होगी। कैसी योजना? माया ने ऊपर देखा। उसकी आंखें उम्मीद से चमक उठीं। रमेश को गायब करने की योजना? विक्रम ने कहा। उसकी आवाज गहरी और ठंडी हो गई। एक शांतिपूर्ण तरीके से गायब करना, ताकि किसी को शक न हो, ताकि तुम एक बेचारी विधवा बन जाओ और मैं एक करीबी दोस्त के रूप में तुम्हारी देखभाल और सांत्वना देने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर समय बीतने के साथ हमारा एक साथ आना स्वाभाविक लगेगा। हत्या का विचार भले ही धीरे से कहा गया हो, माया को डरा नहीं पाया। इसके विपरीत ये एक ऐसा समाधान लग रहा था जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रही थी। लेकिन ये कैसे संभव है? किसी को मारना कोई आसान बात नहीं है। पुलिस जल्दी या बाद में पता लगा ही लेगी। वे पता नहीं लगा पाएंगे अगर कोई अपराधी न हो। विक्रम फीकी हंसी हंसा। हम चाकू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हिंसा का नहीं। हम उसे धीरे धीरे मरने देंगे। एक ऐसी मौत जो बीमारी जैसी लगे, एक ऐसी मौत जिसके आगे डॉक्टर भी हार मान जाएं। और फिर उस क्रूर दोस्त ने एक बहुत ही चालाक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो हिमाचल के पहाड़ों के पेड़ पौधों का ही इस्तेमाल करती थी। उसने जो हथियार चुना वो एक ऐसी चीज थी जिसे यहाँ के लोग जानते थे और उससे डरते थे। एक जहरीली पहाड़ी पत्ती। ये जहरीली पत्ती, जिसे कभी कभी मृत्यु पत्र भी कहा जाता है, इस क्षेत्र के पहाड़ों पर बहुतायत में उगती थी। इसका बाहरी रूप काफी सामान्य था, यहां तक कि इसके पीले फूल भी बहुत सुंदर थे। लेकिन उस सुंदरता के पीछे एक भयानक जहर छिपा था। बस कुछ पत्तियां एक बड़े भैंसे को मारने के लिए काफी थीं। इस पत्ती का जहर जब शरीर में जाता है तो ये कमजोरी, मांसपेशियों में लकवा, सांस लेने में कठिनाई और अंततः हृदय गति रोकने का कारण बनता है। यदि बहुत कम मात्रा में कई दिनों तक इस्तेमाल किया जाए तो ये एक धीमी मौत का कारण बनेगा, बिल्कुल एक अज्ञात कारण वाली लाइलाज बीमारी की तरह। मैं जंगल में जाकर वो पत्ती ढूंढूंगा, विक्रम ने योजना बताई। फिर उसे पीसकर, सुखाकर और महीन पाउडर बना लूंगा। हर दिन तुम्हें बस एक छोटी सी मात्रा, रेत के एक दाने जितनी, उसके खाने या पीने में मिलानी होगी। रमेश को हर रात स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए टॉनिक वाली शराब पीने की आदत है ना? यही सबसे अच्छा मौका है। योजना पर सहमति बन गई। कुछ दिनों बाद
विक्रम ने माया को एक छोटी कांच की शीशी दी, जिसके अंदर हरे काई के रंग का गंधहीन और स्वादहीन पाउडर था। वो मौत का पाउडर था और क्रूर नाटक शुरू हो गया। माया ने अपने अपराध को एक भयावह शांति के साथ अंजाम देना शुरू कर दिया। वो अभी भी एक गुणी और देखभाल करने वाली पत्नी थी। हर दिन वो अपने पति और बच्चे की पूरी देखभाल करती थी, लेकिन उन प्यार भरे इशारों में एक ऐसा झूठ और दुष्टता छिपी थी जो रोंगटे खड़े कर देती थी। हर रात खाने के बाद माया खुद अपने पति के लिए एक कप टॉनिक वाली शराब डालती। आप इन दिनों बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक कप पी लीजिए ताकि ताकत आए, वो मीठी प्यार भरी आवाज में कहती। रमेश सिंह भोला पति बिना किसी शक के खुशी खुशी अपनी पत्नी के हाथ से कप लेता और एक ही घूंट में पी जाता। उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसने अभी अभी जहर का एक घूंट पिया है, जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी को खा जाएगा। पहला हफ्ता बीता। रमेश को असामान्य रूप से थकान महसूस होने लगी। उसने सोचा कि ये ज्यादा काम करने की वजह से है। माया ने बहुत चिंता दिखाई, लगातार अपने पति को आराम करने के लिए कहती, उसके लिए पौष्टिक भोजन बनाती। दूसरे हफ्ते थकान और बढ़ गई। रमेश का वजन कम होने लगा, त्वचा पीली पड़ गई। खेत के भारी काम जो पहले वो आसानी से कर लेता था, अब उसकी ताकत से बाहर हो गए थे। उसे पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगा। तीसरे हफ्ते तक रमेश का स्वास्थ्य स्पष्ट रूप से बिगड़ गया। वो लगभग कोई काम नहीं कर पाता था, बस घर पर पड़ा रहता था। उसकी त्वचा पीली पड़ गई, सांस लेना मुश्किल हो गया। ओम प्रकाश सिंह, रमेश के पिता, एक अनुभवी व्यक्ति को कुछ गड़बड़ लगने लगी। उनका बेटा, जो जंगल के भैंसे की तरह मजबूत था, अचानक ऐसे कैसे कमजोर हो सकता था। उन्होंने अपनी बहू से रमेश को जिले के अस्पताल ले जाने के लिए कहा। जिले के अस्पताल के डॉक्टरों ने सभी परीक्षण करने के बाद भी कारण का पता नहीं लगा सके। उन्होंने उसे गंभीर शारीरिक कमजोरी का निदान किया, शायद किसी अजीब वायरस के कारण, और कुछ टॉनिक देकर परिवार को उसे बड़े अस्पताल ले जाने की सलाह दी। रमेश की बीमारी के दौरान विक्रम राठौर लगभग हर दिन मौजूद रहता था। वह एक सच्चे दोस्त की तरह व्यवहार करता था। उसने अपना व्यापार भी छोड़ दिया ताकि रमेश के साथ रह सके, उसका हालचाल पूछ सके, उसे हिम्मत दे सके। उसने सबसे महंगी दवाइयां खरीदी, इलाके के सबसे अच्छे वैद्यों को ढूंढा। वो माया के लिए भी चिंतित होने का नाटक करता, हमेशा कहता, भाभी तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। अगर रमेश को कुछ हो गया तो दोस्त और भाई तुम्हें और बच्चे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ओम प्रकाश सिंह विक्रम के इस व्यवहार से बहुत प्रभावित थे, लेकिन एक बूढ़े व्यक्ति की पैनी नजर से उन्होंने फिर भी महसूस किया कि कुछ गलत है। उन्होंने देखा कि विक्रम अपनी बहू को कुछ ज्यादा ही परवाह भरी नजरों से देखता है, और माया की चिंता, भले ही वो बहुत अच्छा अभिनय कर रही थी, में एक बनावटीपन था, एक ऐसा दुख जो सच्चा नहीं था। बूढ़े पिता के दिल में एक अस्पष्ट और भयानक संदेह का बीज अंकुरित होने लगा। चौथे हफ्ते में रमेश सिंह अपनी परछाई मात्र रह गया था। वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा था, बिस्तर पर कमजोर सांसें ले रहा था। वो जानता था कि वो नहीं बचेगा। अपने अंतिम क्षणों में उसने अपनी पत्नी का हाथ कस कर पकड़ रखा था और फुसफुसाया, शायद मैं नहीं बचूंगा, तुम बच्चे को पालने की कोशिश करना। माया ने अपने पति को गले लगा लिया, फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन वे खुशी के आंसू थे, मुक्ति के आंसू थे। उनकी योजना पूरी तरह से सफल हो गई थी। उस रात 1 महीने से अधिक समय तक धीरे धीरे और क्रूरता से जहर दिए जाने के बाद रमेश सिंह ने अपनी दुष्ट पत्नी की बाहों में अंतिम सांस ली। वो ये जाने बिना मर गया कि उसकी अपनी पत्नी और उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसे सबसे क्रूर तरीके से धोखा दिया था। रमेश सिंह की मृत्यु, जो अपनी पूरी ताकत के चरम पर था, ने शांत देवगढ़ गांव पर एक भारी आघात पहुंचाया। खबर तेजी से फैली, अपने साथ एक गहरा सदमा और सहानुभूति लेकर आई।
लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि रमेश जैसा स्वस्थ व्यक्ति, जो अभी 1 महीने पहले ही अपनी पीठ पर धान की भारी बोरियां ढोता था, इतनी अचानक कैसे जा सकता है। 3 कमरों वाले लकड़ी के घर में माया की दर्दनाक चीखें गूंज उठीं, जिसने पहाड़ों की खामोशी को चीर दिया। वो अपने पति के शव के पास घुटनों के बल बैठी थी, बुरी तरह रो रही थी, अपने दोनों हाथों से लगातार अपनी छाती पीट रही थी। प्रिय, तुमने मुझे और बच्चे को छोड़कर जाने की हिम्मत कैसे की? उठो प्रिय, उठो। एक विधवा पत्नी का नाटक। जो अत्यधिक पीड़ा में थी, माया ने पूरी तरह से निभाया। ओम प्रकाश सिंह, रमेश के पिता, एक कोने में चुपचाप बैठे थे। उनकी पीठ ऐसे झुक गई थी जैसे उस पर पूरे पहाड़ का बोझ डाल दिया गया हो। वो बस वहां बैठे रहे, अपनी बूढ़ी धुंधली आंखों से अपने अभागे बेटे के पीले धसे हुए चेहरे को घूरते रहे। विक्रम राठौड़ सबसे पहले पहुंचने वालों में से था। वो घर में घुसा, उसका चेहरा घबराया हुआ और हक्का बक्का था। अपने सबसे अच्छे दोस्त का शव देखकर वो घुटनों के बल गिर पड़ा। रमेश के पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। रमेश, ये क्या हो गया रमेश? तुमने कहा था कि हम साथ मिलकर अमीर बनेंगे, साथ में शराब पिएंगे। उठो दोस्त। विक्रम का दर्द माया से भी ज्यादा सच्चा लग रहा था। उसने फर्श पर मुक्का मारा, निरर्थक चीखें निकाली। गांव का स्वास्थ्य अधिकारी भी आ गया था। प्रारंभिक जांच के बाद ये देखकर कि रमेश की सांसें रुक गई हैं, पुतलियां फैल गई हैं, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि रमेश की मृत्यु लंबे समय तक शारीरिक कमजोरी के बाद जहरीली हवा लगने से हुई है। इस पहाड़ी इलाके में इस तरह की अज्ञात कारणों से होने वाली अचानक मौतें असामान्य नहीं थीं। किसी को भी, यहां तक कि स्वास्थ्य अधिकारी को भी कोई संदेह नहीं हुआ। सभी ने केवल एक छोटी सी जिंदगी के लिए दुख व्यक्त किया। रमेश सिंह का अंतिम संस्कार तुरंत आयोजित किया गया और 3 दिनों के शोक के दौरान माया और विक्रम राठौड़ ने अपना नाटक बिना किसी कमी के शानदार ढंग से जारी रखा। माया ने कुछ रिश्तेदारों की मदद से अपने पति को नए कपड़े पहनाए। उसने हर काम सावधानी से, बारीकी से किया, बीच बीच में एक सिसकी लेती। जब मेहमान श्रद्धांजलि देने आते तो वो ताबूत के पास गिरकर बुरी तरह रोती, पति पत्नी की यादों के बारे में, अधूरे सपनों के बारे में बताती। वो इतना रोई कि कई बार बेहोश हो गई और लोगों को उसे अंदर आराम करने के लिए ले जाना पड़ा। उसकी कमजोर, दयनीय शक्ल ने आने वाले कई लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। उन्होंने युवा विधवा को देखा और उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए सहानुभूति व्यक्त की। इस बीच विक्रम राठौड़ ने एक पूरी तरह से अलग भूमिका निभाई। वो पूरे परिवार के लिए एक भावनात्मक सहारा बन गया। वो अब फूट फूट कर नहीं रो रहा था, इसके बजाय उसने अपने दुख को दबाया और पूरे अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। पुजारी को बुलाने से लेकर ताबूत खरीदने, मेहमानों के लिए बैठने की व्यवस्था करने, भोजन तैयार करने तक हर छोटा बड़ा काम उसने अकेले ही संभाला। वो एक जगह से दूसरी जगह दौड़ता रहा। नींद की कमी से उसका चेहरा मुरझा गया था, लेकिन वो हमेशा मजबूत दिखने की कोशिश करता था। वो ओम प्रकाश सिंह को सांत्वना देता, माया को सहारा देता जब भी वो खड़ी नहीं हो पाती थी। उसने रमेश के छोटे बेटे को अपनी गोद में लिया, उसे प्यार भरे शब्दों से बहलाया। बेटा, रो मत। पापा बस कुछ समय के लिए दूर गए हैं। अब से चाचा विक्रम यहाँ माँ और तुम्हारी देखभाल के लिए हैं, उसने बच्चे से कहा और आसपास के लोगों को भी सुनाया। विक्रम के कार्यों की सभी ने प्रशंसा की। वे कहने लगे कि रमेश का एक अच्छा दोस्त था, एक ऐसी दोस्ती जो वास्तव में कीमती थी। उन्हें विश्वास था कि रमेश के जाने के बाद उसके परिवार को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि विक्रम जैसा एक नेक भाई उनकी मदद के लिए था। केवल एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति जो अत्यधिक पीड़ा में डूबा हुआ था, अपने मन में बढ़ते हुए बेचैनी के एहसास को दूर नहीं कर पा रहा था। वो थे ओम प्रकाश सिंह, एक ऐसे व्यक्ति के जीवन के अनुभव के साथ जो लगभग अपना पूरा जीवन जी चुका था। ओम प्रकाश सिंह ने वो चीजें देखीं जो दूसरे नहीं देख सकते थे। उन्होंने देखा कि उनकी बहू का दर्द हालांकि बहुत वास्तविक लग रहा था, में कुछ अतिशयोक्ति थी,
उसके बेहोश होने का समय हमेशा तब होता था जब सबसे ज्यादा लोग ध्यान दे रहे होते थे, और उसके आंसू इच्छा पर बहते और रुकते हुए लगते थे। और उन्होंने विक्रम राठौर पर ध्यान दिया। वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि विक्रम ने इस मुश्किल समय में उनके परिवार की बहुत मदद की थी। लेकिन विक्रम की भक्ति एक सामान्य दोस्ती की सीमा से परे थी। जब विक्रम माया को सहारा देता था तो उसके हाथ जानबूझकर संवेदनशील जगहों को छूते हुए लगते थे। जिस तरह से वो माया को देखता था, वो एक भाई की अपनी भाभी को देखने वाली नजर नहीं थी, बल्कि एक पुरुष की अपनी औरत को देखने वाली नजर थी। एक ऐसी नजर जिसमें अधिकार और संतुष्टि दोनों थे। और एक छोटा सा विवरण था जिसने ओम प्रकाश सिंह के मन में एक बड़ी छाप छोड़ी। ये रमेश को दफनाने से पहले की आखिरी रात थी। रिवाज के अनुसार परिवार को ताबूत की रखवाली के लिए पूरी रात जागना पड़ता था। लगभग 2 बजे सुबह जब सभी थक कर सो गए थे, ओम प्रकाश सिंह अभी भी वहीं बैठे थे, चुपचाप अपने बेटे को देख रहे थे। तब उन्होंने माया और विक्रम राठौड़ को घर के कोने में एक साथ बैठे देखा। यह सोचकर कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उन्होंने देखा कि विक्रम ने धीरे से अपना हाथ माया के हाथ पर रखा जो कफन के नीचे था, और माया हाथ खींचने के बजाय धीरे से उसका हाथ दबाया। उन्होंने एक दूसरे को एक नजर से देखा। यह साझा दुख की नजर नहीं थी, यह सह षड्यंत्रकारियों की नजर थी। एक ऐसी नजर जो काले रहस्यों से भरी थी। वो क्षण केवल कुछ सेकंड तक चला, लेकिन इसने बूढ़े पिता के दिल में एक चाकू की तरह चुभन पैदा कर दी। एक भयानक संदेह, एक परिकल्पना जिसे वो कभी सोचने की हिम्मत नहीं कर सकता था, उसके दिमाग में पनपने लगी। कुछ गलत था, निश्चित रूप से यहां कुछ गलत था। क्या उनके बेटे की मौत जहरीली हवा से नहीं हुई थी? अंतिम संस्कार समाप्त हुआ। रमेश सिंह को उसके अंतिम विश्राम स्थल पर ले जाया गया। देवगढ़ गांव में जीवन अपनी सामान्य लय में लौटता हुआ लग रहा था, लेकिन ओम प्रकाश सिंह के लिए अगले कुछ दिन पीड़ा और संदेह में बीते। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने संदेह को किसी से नहीं कहेंगे। वो जानते थे कि उनके पास कोई सबूत नहीं है और एक दुखी बूढ़े आदमी के शब्दों का कोई वजन नहीं होगा। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद सच्चाई का पता लगाएंगे। अंतिम संस्कार के बाद ओम प्रकाश सिंह अपने छोटे से घर लौट आए, लेकिन उनका मन हमेशा अपने बेटे के घर की ओर लगा रहता था। उन्होंने दूर से देखा और जो कुछ उन्होंने देखा उसने उनके संदेह को और भी गहरा कर दिया। माया और विक्रम राठौड़ अपना नाटक पूरा करने के बाद लापरवाह होने लगे। अंतिम संस्कार को अभी 1 हफ्ता ही हुआ था कि विक्रम ने रात में खुलेआम माया के घर आना जाना शुरू कर दिया। वो अब छोटी मोटी मदद का बहाना नहीं बनाता था, बल्कि बहुत देर तक रुकता था। उसकी कार अक्सर बांस के झुरमुट के पीछे एक छिपे हुए कोने में सुबह होने तक खड़ी रहती थी। ओम प्रकाश सिंह अपने घर में बैठे अपने बेटे के घर को देखते थे, जहां आधी रात के बाद भी रोशनी जलती रहती थी। उनका दिल दर्द से सिकुड़ जाता था। उनका संदेह अब एक निश्चितता में बदल गया था, लेकिन उन्हें सबूत चाहिए थे, एक अकाट्य सबूत। वो जानते थे कि उन्हें क्या करना है। वो इस पीड़ा में हमेशा नहीं जी सकते थे। एक रात उन्होंने फैसला किया कि वो अब दूर से नहीं देखेंगे। उन्हें अपने अभागे बेटे के लिए खुद सच्चाई का पता लगाना था। बेटा, मुझे तुम्हारे लिए सच्चाई का पता लगाना ही होगा। रमेश सिंह का अंतिम संस्कार समाप्त हो गया, जिससे ओम प्रकाश सिंह के दिल में एक कभी न भरने वाला खालीपन और इस गांव के समुदाय में एक सुलगता हुआ दर्द रह गया। लोग धीरे धीरे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की लय में लौट आए, एक सीधे साधे अभागे आदमी के लिए अफसोस लिए हुए। जहां तक माया की बात है, उसने एक दुखी विधवा की भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभानी जारी रखी। अंतिम संस्कार के 1 हफ्ते बाद तक वो घर में चुपचाप बंद रही, पड़ोसियों से मिलने से इनकार करती रही। केवल कभी कभार दरवाजा खोलकर वो खाना पीना लेती जो गांव वाले दया करके ले आते थे। विक्रम राठौड़ एक सच्चे दोस्त की भूमिका में ने भी गहरा दुख व्यक्त किया।
उसने अपने सभी व्यापारिक कामों को अस्थायी रूप से रोक दिया। दिन में 2-3 बार रमेश के घर जाता था। वो घर के अंदर नहीं जाता, बस आंगन में खड़ा रहता। चुपचाप लकड़ी के घर को देखता और फिर आह भरता, या माया और उसके बेटे के लिए कुछ खाना लाता, कुछ बातें करता और फिर चुपचाप चला जाता। उसके इस व्यवहार ने गांव वालों को और भी प्रभावित किया। उन्हें विश्वास था कि विक्रम वास्तव में एक अच्छा दोस्त, एक नेक भाई था। लेकिन हर उत्तम नाटक का पर्दा कभी न कभी गिरता है, खासकर जब मुख्य कलाकार थकने लगते हैं और अपना धैर्य खो देते हैं। लगभग 2 सप्ताह तक दुख के नकाब में रहने के बाद माया और विक्रम राठौड़ लापरवाह होने लगे। उन्हें विश्वास था कि उन्होंने एक उत्तम अपराध किया है, कि रमेश की मृत्यु को सभी ने एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के रूप में स्वीकार कर लिया है। उन्होंने खुद को अपनी दबी हुई पापी इच्छाओं के साथ जीने की अनुमति देना शुरू कर दिया। बदलाव बहुत छोटे विवरणों से शुरू हुआ। विक्रम राठौड़ अब सिर्फ आंगन में खड़ा नहीं रहता था, वो घर में अधिक बार और अधिक समय तक रहने लगा। शुरू में उसने बहाना बनाया कि वो माया की मदद के लिए घर में चीजों की जांच और मरम्मत करने आया है। उसने टूटी हुई बाड़ की मरम्मत की, एक जला हुआ बल्ब बदला या माया को जंगली घास से भरे बगीचे को साफ करने में मदद की। ये कार्य गांव वालों की नजर में अभी भी एक दोस्त की निस्वार्थ मदद थी। लेकिन फिर विक्रम की शाम की यात्राओं की आवृत्ति बढ़ने लगी। वो रात के खाने के बाद तुरंत घर नहीं जाता था, बल्कि बहुत देर तक रुकता था। उसकी शानदार कार अब गेट के सामने शान से खड़ी नहीं होती थी, बल्कि बांस के झुरमुट के पीछे एक छिपे हुए कोने में चलाई जाती थी। गांव वाले छोटे समुदायों की सहज संवेदनशीलता के साथ कुछ असामान्य महसूस करने लगे। कानाफूसी और गपशप शुरू हो गई। रमेश की कब्र की मिट्टी अभी सूखी भी नहीं है और माया ने, विक्रम इतना अच्छा दिखता है, लेकिन वो भी कोई शरीफ आदमी नहीं है। सबसे अच्छा दोस्त अभी मरा ही है और उसकी पत्नी के साथ चक्कर चला रहा है। बेचारे ओम प्रकाश सिंह पहले ही बेटा खो चुके हैं और अब ये शर्मनाक दृश्य देखना पड़ रहा है। माया को भी अब इन गपशपों की परवाह नहीं थी। उसने धीरे धीरे एक साधारण दुखी विधवा की छवि को त्याग दिया। उसने नए, अधिक रंगीन कपड़े पहनना शुरू कर दिया, वे कपड़े जो विक्रम ने उसे बड़े शहरों से खरीद कर दिए थे। उसने मेकअप करना, बाल बनाना शुरू कर दिया और उसके होठों पर मुस्कान वापस आ गई। वो मुस्कान पड़ोसियों के लिए बहुत चुभने वाली और आपत्तिजनक लगती थी। ओम प्रकाश सिंह के लिए ये बदलाव हजारों चाकुओं के घाव से भी ज्यादा दर्दनाक थे। गांव वालों की हर कानाफूसी, हर बार रात में विक्रम की कार को छिपते हुए देखना उनके दिल में भयानक संदेह को और गहरा कर देता था। वो पीड़ा में जी रहे थे। एक तरफ वो ये विश्वास नहीं करना चाहते थे कि उनकी बहू और वो व्यक्ति जिसे उनका बेटा अपना सगा भाई मानता था, ऐसा घिनौना काम कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ वो अपनी आंखों से देख रहे थे, वो उन्हें इनकार करने की अनुमति नहीं दे रहा था। उन्होंने चुपके से और व्यवस्थित रूप से उन पर नजर रखना शुरू कर दिया। दिन में वो अभी भी एक बूढ़े, कमजोर व्यक्ति थे जो अपने बेटे को खोने के दुख में थे। लेकिन जब रात होती तो वो एक मूक छाया, एक अनिच्छुक जासूस बन जाते थे। वो अब अपने घर में नहीं सोते थे, बल्कि अपने बेटे के घर के बगीचे में एक छिपा हुआ कोना ढूंढते थे, धैर्यपूर्वक देखते रहते थे। उन्होंने देखा कि विक्रम अधिक बार आने लगा है। वो अब सामने के दरवाजे से घर में नहीं आता था, बल्कि रसोई के पीछे के रास्ते से आता था। वो शराब और अच्छा खाना लाता था और वे रसोई में एक साथ खाते पीते हंसते बोलते थे। जहां कुछ हफ्ते पहले ही उनके बेटे का अंतिम संस्कार हुआ था, उन्होंने देखा कि वे अब कोई दिखावा नहीं कर रहे थे। विक्रम खुलेआम माया की कमर में हाथ डालता था और माया प्यार से अपना सिर उसके कंधे पर टिका देती थी। एक ठंडी बरसात की रात में जब वो एक केले के पेड़ के पीछे छिपे हुए थे, ओम प्रकाश सिंह लगभग पकड़े ही गए थे। उन्होंने गलती से एक सूखी टहनी पर पैर रख दिया, जिससे एक छोटी सी चटकने की आवाज हुई।
तुरंत विक्रम चौंक गया, उठा और खिड़की की ओर गया। उसकी आंखें बगीचे में बाहर की ओर देख रही थीं। ये कैसी अजीब आवाज थी, उसने कहा। ओम प्रकाश सिंह ने अपनी सांस रोक ली। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो अंधेरे में स्थिर खड़े रहे, बारिश से पूरी तरह भीग गए थे। सौभाग्य से कुछ देर तक कुछ न देखने के बाद विक्रम अंदर चला गया। उस बार ओम प्रकाश सिंह को अपने काम के खतरे का एहसास हुआ, लेकिन इससे वो पीछे नहीं हटे। इसके विपरीत इसने सच्चाई का पता लगाने के उनके दृढ़ संकल्प को और भी मजबूत कर दिया। उस अवैध जोड़े की बेशर्मी रमेश की 49वीं दिन की पूजा पर चरम पर पहुंच गई। घर पर पूजा करने के बाद माया ने ओम प्रकाश सिंह से कहा कि वो थक गई है, घर पर आराम करना चाहती है और उनके साथ कब्र पर नहीं जाएगी। ओम प्रकाश सिंह ने कुछ नहीं कहा। अकेले ही गांव के कब्रिस्तान की ओर चल पड़े, लेकिन आधा रास्ता तय करने के बाद एक अंतर्ज्ञान ने उन्हें वापस लौटने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने देखा कि विक्रम राठौर की कार घर के गेट के ठीक सामने खड़ी थी। उसने उसे छिपाने की भी जहमत नहीं उठाई थी। ओम प्रकाश सिंह घर के अंदर नहीं गए। उन्होंने फिर से अपना परिचित छिपने का स्थान ढूंढा। खिड़की की दरार से उन्होंने देखा कि उनकी बहू ने सफेद शोक के कपड़े बदलकर एक पतली सी नाइटी पहन ली है। वो और विक्रम उनके बेटे की वेदी पर एक साथ शराब पी रहे थे, जहां अगरबत्ती का धुआं अभी भी नहीं मिटा था। वे हंस रहे थे, एक दूसरे को छेड़ रहे थे। फिर विक्रम ने माया को गोद में उठाया और सीधे बेडरूम में ले गया। उस दृश्य ने बूढ़े पिता के दिल में बची आखिरी उम्मीद को भी तोड़ दिया। उनका संदेह अब एक निश्चित पुष्टि में बदल गया था। कोई शक नहीं था। वे पहले से ही चुपके मिल रहे थे और उनके बेटे की मौत का इस पापी रिश्ते से निश्चित रूप से कोई लेना देना था। लेकिन सिर्फ देखना काफी नहीं था। जो कुछ उन्होंने देखा वो केवल ये साबित कर सकता था कि वे व्यभिचार कर रहे थे, जो एक नैतिक अपराध था। उन्हें एक आपराधिक अपराध का सबूत चाहिए था। उन्हें एक कबूलनामा चाहिए था। वो जानते थे कि जो लोग पाप और वासना में डूबे होते हैं वे अक्सर सबसे ज्यादा लापरवाह होते हैं और अपने रहस्यों को उजागर करने की सबसे अधिक संभावना तब होती है जब वे अपने निजी स्थान में अकेले होते हैं। उस रात घर लौटने के बाद ओम प्रकाश सिंह सो नहीं पाए। उन्होंने सोचा, गणना की। वो जानते थे कि उन्हें आगे क्या करना है। वो अब सिर्फ दूर से नहीं देख सकते थे, उन्हें और करीब जाना था, इतना करीब कि वे उनकी हर बात सुन सकें। भले ही ये जानलेवा हो सकता था, लेकिन उन्हें अब डर नहीं था। बेटे को खोने का दर्द नफरत और एक फौलादी संकल्प में बदल गया था। वे दिन ब दिन और खुले होते जा रहे हैं। उन्होंने अंधेरे में फुसफुसाया, कल रात मुझे और करीब जाना होगा, मुझे सुनना होगा कि वे क्या कहते हैं। रात ने देवगढ़ गांव को अपनी चपेट में ले लिया, साथ में ऊंचे पहाड़ों की खासियत वाली ठंडक भी लाई। पहाड़ियों पर कोहरा छाने लगा, जिससे एक ऐसा दृश्य बन गया जो शांत भी था और थोड़ा डरावना भी। ओम प्रकाश सिंह के लिए ये उनके जीवन की सबसे लंबी रात होने वाली थी, एक भाग्यशाली रात जिसमें उन्हें सच्चाई का सामना करना था, चाहे वो कितनी भी क्रूर क्यों न हो। जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, लगभग 8 बजे शाम को विक्रम राठौड़ की कार चुपचाप गांव में आई और उनके बेटे के घर के पीछे बांस के झुरमुट के परिचित छिपे हुए कोने में खड़ी हो गई। ओम प्रकाश सिंह ने अपने छोटे से घर के सामने अपने छिपने के स्थान से सब कुछ देखा। उनका दिल दर्द से सिकुड़ गया, लेकिन उनकी बूढ़ी आंखों में एक फौलादी संकल्प चमक रहा था। उन्होंने इंतजार किया, धैर्यपूर्वक इंतजार किया, जब तक कि पूरा गांव गहरी नींद में सो न गया। जब आखिरी रोशनी भी बुझ गई, केवल कीड़ों की झींगुर और पहाड़ों की दरारों से गुजरती हवा की आवाज बची थी। लगभग 11 बजे रात ओम प्रकाश सिंह चुपचाप घर से निकले। वो मुख्य रास्ते से नहीं गए, बल्कि बगीचे के पीछे के रास्तों से गुजरे, अंधेरे में एक अनुभवी शिकारी जानवर की तरह चलते हुए। पहाड़ों और जंगलों के साथ बिताए पूरे जीवन ने उन्हें बिना कोई आवाज किए चलना सिखाया था। उनका लक्ष्य उनके बेटे का लकड़ी का घर था, विशेष रूप से
बेडरूम के नीचे का क्षेत्र, जहां वो निश्चित रूप से जानते थे कि वो अवैध जोड़ा अंदर है। पहाड़ी लोगों के लकड़ी के घरों के नीचे का स्थान अक्सर खाली छोड़ दिया जाता है, जिसका उपयोग लकड़ी या कृषि उपकरणों को रखने के लिए किया जाता है, जो पतली बाड़ से घिरा होता है। ये छिपने के लिए आदर्श स्थान था। ओम प्रकाश सिंह ने अपनी सांस रोक ली, सावधानी से बगीचे से गुजरे, हर सूखी टहनी से बचते हुए। जब वो घर के नीचे पहुंचे तो उन्होंने धीरे से बाड़ के बीच से खुद को सरकाया और फिर गीली ठंडी जमीन पर लेट गए। इस स्थिति से ऊपर की लकड़ी के फर्श की दरारों के माध्यम से वो नीचे आने वाली आवाजों को काफी स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। उन्होंने हंसी मजाक, प्यालों के टकराने की आवाज और अन्य शर्मनाक आवाजें सुनी, जिससे उनका दिल किसी के द्वारा निचोड़ा जा रहा हो ऐसा महसूस हुआ। उन्होंने अपने होठों को इतनी जोर से काटा कि खून निकल आया, ताकि कोई आवाज न निकले। वो वहां अंधेरे में ठंडी रात की ओस में लेटे रहे, धैर्यपूर्वक इंतजार करते रहे। समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। 1 बजा, फिर 2। ऊपर से सभी आवाजें शांत हो गईं। शायद वे सो गए थे। ओम प्रकाश सिंह को ठंड अपनी हड्डियों में घुसती हुई महसूस होने लगी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हिले। वो जानते थे कि उन्हें इंतजार करना होगा, क्योंकि सबसे काले रहस्य अक्सर सपनों में बड़बड़ाहट में ही उजागर होते हैं। और फिर लगभग 2 बजे सुबह उनके इंतजार का फल मिला। माया की एक भयानक, भयभीत चीख अचानक ऊपर के बेडरूम से गूंजी, जिसने रात की खामोशी को चीर दिया। आह, आह! मुझे बचाओ, मुझे मत मारो। इसके बाद विक्रम राठौड़ की नींद भरी और गुस्से वाली आवाज आई। क्या हुआ तुम्हें? आधी रात को क्या चिल्ला रही हो? फिर से सपना देखा? मैंने उसे देखा। माया की आवाज कांप रही थी, जिसमें सिसकियां मिली हुई थीं। वो वापस आ गया था। वो बिस्तर के सिरहाने पर खड़ा था। उसका चेहरा सफेद था, आंखें खुली हुई थीं और मुझे घूर रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ मेरा गला घोटने के लिए बढ़ाया। मैं बहुत डर गई हूं। प्रिय, ओम प्रकाश सिंह फर्श के नीचे लेटे थे। उनका दिल जैसे रुक गया था। उन्होंने अपने कान खड़े कर लिए, एक भी शब्द न चूकने की कोशिश कर रहे थे। ऊपर विक्रम अपनी प्रेमिका को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वही सपना फिर से। मैंने तुमसे कहा था, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। जो हो गया सो हो गया। किसी को कुछ नहीं पता। तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? लेकिन कुछ दिनों से मैं सपने में देख रही हूं कि वो अपनी जान लेने के लिए वापस आ गया है। माया डर के मारे रोती रही। मैं बहुत डर गई हूं। वो मर गया है। उसे जरूर पता चल गया होगा कि मैंने उसे जहर दिया है। वो मुझसे बदला लेने आया है। प्रिय, कबूलनामा हो चुका था। एक अनजाने में किया गया कबूलनामा। एक हत्यारे के विवेक द्वारा सताए जाने के आतंक में ओम प्रकाश सिंह जमीन पर लेटे थे। उनका पूरा शरीर पत्थर की तरह कठोर हो गया था। उनके कान सुन हो गए थे। हालांकि उन्होंने सबसे बुरे के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन जब उन्होंने अपनी बहू के मुंह से जहर दिया शब्द सुने तो उनकी दुनिया पूरी तरह से ढह गई। उनका बेटा बीमारी से नहीं मरा था। उनके बेटे की हत्या की गई थी। उसकी अपनी पत्नी और उसके सबसे अच्छे दोस्त द्वारा क्रूरता से हत्या की गई थी। धीरे बोलो। ऊपर विक्रम की आवाज तनावपूर्ण और चिंतित हो गई। उसे शायद डर था कि पड़ोसी सुन लेंगे। ये बात सिर्फ तुम और मैं जानते हैं। उस जहरीली पत्ती से तो भगवान भी नहीं बचा सकता। कौन सा डॉक्टर उस जहर का पता लगा पाएगा? तुम बेकार में चिंता कर रही हो। वो मरने के लायक था। वो मर गया ताकि हम एक साथ रह सकें। तुम भूल गई क्या? विक्रम के शब्दों ने बूढ़े पिता के दिल में और भी गहरे घाव कर दिए। उन्होंने न केवल उनके बेटे को मारा था, बल्कि वे उसकी मौत का भी अपमान कर रहे थे। उनके लिए रमेश की मौत एक मुक्ति थी, एक खुशी की बात थी। ओम प्रकाश सिंह वहां लेटे रहे। अंधेरे और ठंड में आंसू बस बहते रहे, जिन्हें रोकना असंभव था। ये दर्द के, क्रोध के और लाचारी के आंसू थे।
वो ऊपर भागना चाहते थे, चिल्लाना चाहते थे, अपने बेटे का बदला लेने के लिए उस अवैध जोड़े को अपने हाथों से मारना चाहते थे, लेकिन उनके विवेक ने उन्हें रोक दिया। वो जानते थे कि वो आंख बंद करके काम नहीं कर सकते, उन्हें जीना था। इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाना था, कानून को उन्हें सजा देनी थी। कुछ देर सांत्वना देने के बाद विक्रम ने माया को शांत कर दिया। ऊपर फिर से शांति छा गई, लेकिन ओम प्रकाश सिंह के लिए रात अब शांत नहीं थी। ये अपराध की भयानक आवाजों से भरी थी। उन्हें यहां से निकलना था। उन्होंने सावधानी से धीरे धीरे फर्श के नीचे से पीछे हटना शुरू किया। इस समय हर हरकत बहुत मुश्किल थी। उनका शरीर ठंड और अत्यधिक सदमे से अकड़ गया था, लेकिन अपने बेटे का बदला लेने की इच्छा ने उन्हें ताकत दी। वो बिना किसी के देखे बगीचे से सफलतापूर्वक बाहर निकल गए। वो अपने घर नहीं गए, वो रात में ओस में भटकते रहे। उनका दिमाग घूम रहा था। उनके सीधे साधे बेटे की छवि और उस अवैध जोड़े का कबूलनामा लगातार उनके दिमाग में घूम रहा था, उन्हें पीड़ा दे रहा था। सुबह होने के करीब जब क्षितिज पर पहली किरणें फूटने लगीं, ओम प्रकाश सिंह अपने छोटे से घर लौटे। वो अब एक दुखी, कमजोर बूढ़े आदमी नहीं थे। वो एक अलग इंसान बन गए थे। दर्द, नफरत और एक ठंडे संकल्प में बदल गया था। वो ठीक ठीक जानते थे कि उन्हें क्या करना है। उस सुबह वो हर दिन की तरह खेत पर नहीं गए। उन्होंने अपने कमरे में जाकर सबसे साफ कपड़े पहने, वे कपड़े जो वो केवल त्योहारों पर पहनते थे। फिर बिना किसी से एक शब्द कहे उन्होंने चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया और लगभग 10 किलोमीटर पैदल चलकर जिले के बस स्टैंड तक गए। उन्होंने एक टिकट खरीदा और प्रांत के लिए सबसे पहली बस पकड़ी। उन्हें एक जगह जाना था, हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय। हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय शहर के केंद्र में स्थित एक भव्य इमारत। शायद ही कभी किसी आम नागरिक को सीधे रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए देखती थी। मामले आमतौर पर स्थानीय स्तर पर निपटाए जाते थे और फिर ऊपर भेजे जाते थे, लेकिन उस सुबह ओम प्रकाश सिंह, एक साधारण किसान जिनकी आंखों में एक असामान्य आग जल रही थी, क्योंकि आने से ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी का ध्यान आकर्षित हुआ। ओम प्रकाश सिंह को मेजर नंदन कुमार आपराधिक पुलिस विभाग के प्रमुख के कार्यालय में ले जाया गया, जो एक तेज तर्रार और सबसे जटिल मामलों को सुलझाने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध जांचकर्ता थे। मेजर कुमार ने बूढ़े आदमी को बैठने के लिए कहा। खुद उन्हें एक गिलास गर्म पानी दिया। उन्होंने ओम प्रकाश सिंह की कहानी को धैर्यपूर्वक सुना, एक भी विवरण नहीं छोड़ा। ओम प्रकाश सिंह ने सब कुछ बताया, अपने बेटे के स्वास्थ्य में असामान्य गिरावट से लेकर अपनी बहू और उसके दोस्त के संदिग्ध व्यवहार तक, और उस भयानक रात तक जब वो फर्श के नीचे लेटे थे और कबूलनामा सुना था। उन्होंने स्पष्ट और तार्किक रूप से बताया। उनकी आवाज में दर्द और क्रोध को नकली नहीं कहा जा सकता था। जब कहानी खत्म हुई तो पूरा कमरा खामोश हो गया। मेजर कुमार अपनी कुर्सी पर पीछे टिक गए, उनके हाथ एक दूसरे में गुंथे हुए थे। उनका चेहरा विचारमग्न था। कानूनी तौर पर जो कुछ ओम प्रकाश सिंह ने प्रदान किया था वो केवल एक अपराध की सूचना थी। जो कुछ उन्होंने सुना था वो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था। कोई भी अच्छा वकील ये तर्क दे सकता था कि ये एक बूढ़े दुखी आदमी की गलतफहमी थी या माया ने एक बुरे सपने में बड़बड़ाया था, लेकिन अपने अनुभव से मेजर कुमार को ओम प्रकाश सिंह की कहानी पर विश्वास था। कहानी का विवरण और बूढ़े पिता की आंखों में दृढ़ संकल्प ने उन्हें विश्वास दिलाया कि ये कोई कल्पना नहीं थी। उन्हें विश्वास था कि एक भयानक अपराध वास्तव में हुआ है। ओम प्रकाश जी, मेजर कुमार ने कहा, उनकी आवाज में सम्मान था। जो जानकारी आपने दी है वो बहुत कीमती है। हम इसे नोट करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। अब बाकी काम हम पर छोड़ दीजिए। आप घर जाकर आराम करें और इस मामले को पूरी तरह से गुप्त रखें। ऐसा व्यवहार करें जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उन दोनों संदिग्धों को शक न होने दें। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ओम प्रकाश सिंह ने सिर हिलाया। उनकी बूढ़ी आंखों में एक उम्मीद की किरण चमक उठी।
मैं सब कुछ आप पर छोड़ता हूं, बस मेरे बेटे के लिए न्याय दिला दीजिए। ओम प्रकाश सिंह के जाने के बाद मेजर कुमार ने तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाई। एक गुप्त विशेष मामला स्थापित किया गया। वो जानते थे कि ओम प्रकाश सिंह के बयान की पुष्टि करने के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम ये साबित करना था कि रमेश सिंह की मृत्यु जहर से हुई थी, और ऐसा करने का केवल एक ही तरीका था, फॉरेंसिक जांच के लिए शव को बाहर निकालना। ये एक बहुत ही गंभीर निर्णय था, जो न केवल पीड़ित के परिवार की आध्यात्मिक भावनाओं को प्रभावित करता था, बल्कि स्थानीय जनता में भी सनसनी पैदा कर सकता था। मेजर कुमार ने सीधे लोक अभियोजक कार्यालय के साथ काम किया। ठोस सूचना और पीड़ित की मौत में संदिग्ध बिंदुओं पर तेज तर्कों के आधार पर शव को बाहर निकालने का आदेश जल्दी से स्वीकृत हो गया। 3 दिन बाद ओम प्रकाश सिंह की उस भाग्यशाली यात्रा के बाद प्रांतीय पुलिस की एक बड़ी गाड़ियों का काफिला चुपचाप देवगढ़ गांव की ओर बढ़ा। दर्जनों पुलिस अधिकारियों के साथ साथ एम्बुलेंस और विशेष वाहनों के अचानक आने से एक बड़ी हलचल मच गई। गांव वाले इकट्ठा हो गए, कानाफूसी करने लगे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। मेजर कुमार के नेतृत्व में एक टीम अभियोजक के प्रतिनिधि के साथ सीधे माया के घर पहुंची। इस समय विक्रम राठौर भी वहां मौजूद था। बड़ी संख्या में पुलिस बल को देखकर दोनों अपने चेहरे पर आश्चर्य और चिंता को छिपा नहीं सके। माया देवी, मेजर कुमार ने एक गंभीर आवाज में कहा, साथ ही कानूनी दस्तावेज भी दिखाए। हिमाचल प्रदेश पुलिस की जांच एजेंसी के पास यह संदेह करने के लिए पर्याप्त आधार है कि आपके पति रमेश सिंह की मृत्यु में कई असामान्य बिंदु हैं। सच्चाई को स्पष्ट करने के लिए हमने फॉरेंसिक जांच के लिए शव को बाहर निकालने का फैसला किया है। ये अभियोजक का आदेश है। शव को बाहर निकालना शब्द सुनकर माया का चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया। वो रोने लगी, एक दयनीय विधवा की भूमिका फिर से निभाने लगी। हे भगवान, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? वो चिल्लाई। मेरे पति मर चुके हैं, उन्हें शांति से क्यों नहीं रहने देते? तुम मरे हुए का अपमान कर रहे हो। मैं सहमत नहीं हूं, बिल्कुल सहमत नहीं हूं। विक्रम राठौड़ भी जल्दी से आगे बढ़ा, परिवार की रक्षा करने वाले एक करीबी दोस्त की भूमिका निभाते हुए। अधिकारियों, मैं जानता हूं कि आप कानून के अनुसार काम करते हैं, लेकिन कब्र खोदना आध्यात्मिक रूप से एक बहुत ही गंभीर मामला है। हमारे परिवार को कोई अनुरोध नहीं है। आप लोग अपनी मर्जी से ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कोई गलतफहमी हुई है? दोनों के कड़े विरोध ने जांचकर्ताओं को हिलाने के बजाय उनके संदेह को और भी पुख्ता कर दिया। एक निर्दोष पत्नी, एक निर्दोष दोस्त अगर वास्तव में अपने प्रियजन की मौत की सच्चाई जानना चाहते तो कभी ऐसा रवैया नहीं अपनाते। ये कानून प्रवर्तन एजेंसी का निर्णय है, मेजर कुमार ने दृढ़ता से कहा। आपका सहयोग या असहयोग इस निर्णय को नहीं बदलेगा। कृपया आप दोनों गांवों के कब्रिस्तान में आकर गवाह बने। माया के रोने और विरोध के बावजूद शव को बाहर निकालने का काम जारी रहा। एक पहाड़ी पर स्थित छोटे से कब्रिस्तान में परिवार, स्थानीय सरकार के प्रतिनिधियों और बहुत से गांव वालों की उपस्थिति में फॉरेंसिक टीम ने अपना काम शुरू किया। माहौल बहुत भारी था। केवल फावड़ों की सूखी जमीन से टकराने की आवाज आ रही थी। माया और विक्रम राठौड़ एक दूसरे के बगल में खड़े थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। वे धीरे धीरे खोदी जा रही कब्र को घूर रहे थे। उनके दिलों में डर का तूफान था। वे एक दूसरे को आंखों से शांत करने की कोशिश कर रहे थे। उम्मीद कर रहे थे कि 1 महीने से अधिक समय के बाद जहर का कोई निशान नहीं बचा होगा। लगभग 1 घंटे के बाद लकड़ी का ताबूत जमीन से ऊपर लाया गया। ताबूत का ढक्कन खोला गया। हालांकि शव सड़ने के संकेत दे रहा था, लेकिन रमेश सिंह का चेहरा अभी भी पहचाना जा सकता था। ओम प्रकाश सिंह ने अपने बेटे को देखा। अपने दर्द को रोक नहीं सके, घुटनों के बल गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने चुपचाप और पेशेवर तरीके से काम किया। उन्होंने सावधानी से शव को ताबूत से बाहर निकाला, उसे एक विशेष बैग में रखा और फिर उसे सील कर दिया। शव को शव परीक्षा और विष विज्ञान जांच के लिए प्रांतीय फॉरेंसिक केंद्र ले जाया गया।
फॉरेंसिक डॉक्टर ने परिवार को सूचित किया कि परिणाम कुछ दिनों में आ जाएंगे। शव को बाहर निकालने का काम समाप्त हो गया। रमेश का शव एक बार फिर उसकी मातृभूमि से दूर ले जाया गया। माया और विक्रम राठौड़ वहां खड़े उस एम्बुलेंस को देखते रहे जब तक कि वो ओझल नहीं हो गई। उन्होंने सामान्य दिखने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों की गहराई में एक ऐसा आतंक था जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। उन्होंने जो सुरक्षा की दीवार बनाई थी, उसमें अब पहली दरारें दिखाई देने लगी थीं। हिमाचल प्रदेश के प्रांतीय फोरेंसिक जांच केंद्र में शव परीक्षा तुरंत शुरू की गई। फोरेंसिक डॉक्टर अत्यधिक एकाग्रता के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने विष विज्ञान परीक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक अंगों के नमूने लिए। यकृत, गुर्दे, पेट और यहां तक कि बालों के नमूने भी प्रयोगशाला में तकनीशियनों ने विश्लेषण के लिए सबसे उन्नत वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने आम जहरों के निशान खोजे, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। लेकिन विशेष टीम ने उन्हें एक महत्वपूर्ण दिशा दी थी, वो जहरीली पहाड़ी पत्ती। एक पौधे से प्राप्त प्राकृतिक विष की खोज के लिए अधिक विशेष तरीकों और अभिकर्मकों की आवश्यकता होती है। 3 दिन बाद अंतिम परिणाम आ गया। जांच रिपोर्ट सीधे मेजर नंदन कुमार के हाथों में भेजी गई। उन्होंने उत्सुकता से सील खोली और अंदर के शब्दों ने सब कुछ पुष्टि कर दिया। निष्कर्ष, मृतक रमेश सिंह के आंतरिक अंगों के नमूनों में गैल्सिमाइन पाया गया, जो एक अत्यंत विषैला एल्कलॉइड है, जो जहरीले पहाड़ी पौधे जेलसेमियम एलिगेंस का मुख्य घटक है। विष की सांद्रता से पता चलता है कि पीड़ित को लंबे समय तक कम मात्रा में जहर दिया गया था, जिससे कमजोरी और मृत्यु हुई। वैज्ञानिक प्रमाण बोल चुके थे, अपराध उजागर हो चुका था। फोरेंसिक जांच रिपोर्ट मेजर नंदन कुमार की मेज पर पड़ी थी, ठंडी और अकाट्य, जैसे कि एक फैसला पहले ही लिखा जा चुका हो। वैज्ञानिक प्रमाण बोल चुके थे और इसने निर्विवाद रूप से पुष्टि कर दी थी कि रमेश सिंह की हत्या जहर देकर की गई थी। जहरीली हवा से मौत की पूरी कहानी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। हमारे पास माया और विक्रम राठौर के खिलाफ तत्काल गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। मेजर कुमार ने तुरंत बाद की बैठक में कहा। उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, लेकिन उनकी आवाज में गुस्सा था। उनका अपराध बहुत स्पष्ट है। मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत जल्दी और सटीक रूप से कार्य करें। संदिग्धों को आपस में बात करने या किसी भी छोटे से छोटे सबूत को नष्ट करने का मौका न दें। तत्काल गिरफ्तारी वारंट को तुरंत अभियोजक द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। 2 विशेष टीमें बनाई गईं, जो एक साथ 2 अलग अलग स्थानों पर गईं। पहली टीम एक डिप्टी के नेतृत्व में सीधे विक्रम राठौड़ के स्मोक्ड मटन उत्पादन कारखाने में गई। वहां शांत से मजदूरों को निर्देश दे रहा था। जब उसने अचानक आपराधिक पुलिस बल की हरी वर्दी देखी, तो विक्रम का चेहरा बदल गया। लेकिन एक अनुभवी व्यक्ति के साहस के साथ उसने जल्दी से अपनी शांति वापस पा ली, यहां तक कि थोड़ा घमंडी भी हो गया। पुलिस वाले यहां क्या करने आए हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज अभी भी मिलनसार लग रही थी। मेरा कारखाना ईमानदारी से काम करता है, पूरा टैक्स देता है। विक्रम राठौड़? डिप्टी ने गिरफ्तारी वारंट दिखाया। आपको रमेश सिंह की मौत से संबंधित जांच के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। कृपया सहयोग करें। ये सुनकर विक्रम के होठों पर मुस्कान गायब हो गई। वो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर गुर्राया। क्या आप लोगों से कोई गलती हुई है? रमेश मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। आप मुझे किस आधार पर गिरफ्तार कर रहे हैं? लेकिन उसका विरोध व्यर्थ था। 2 जासूसों ने जल्दी से उसे घेर लिया, उसके हाथों को ठंडी हथकड़ियों से बांध दिया। उसी समय मेजर कुमार के नेतृत्व में दूसरी टीम माया के घर पर मौजूद थी। वो अपने बेटे के साथ घर पर थी। जब उसने पुलिस को घर में आते देखा, तो माया बहुत हैरान और डरी हुई लग रही थी। उसने एक दयनीय विधवा की भूमिका पूरी तरह से निभाई। आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरे घर में शोक है, वो रोने लगी। माया देवी, मेजर कुमार ने ठंडी आवाज में कहा, हमारे पास ये विश्वास करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि आप अपने पति की मौत से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। आपको गिरफ्तार किया जाता है। माया फर्श पर गिर पड़ी, बुरी तरह रोने लगी।
लगातार अपनी बेगुनाही की दुहाई देती रही, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। माया और विक्रम राठौर दोनों को उसी दिन प्रांतीय पुलिस मुख्यालय ले जाया गया। पूछताछ कक्ष में दोनों हत्यारों को अलग अलग पूछताछ के लिए अलग कर दिया गया। विशेष टीम ने पहले विक्रम से पूछताछ करने का फैसला किया, क्योंकि उसे मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा था, जिसका मनोविज्ञान अधिक मजबूत था। जैसा कि अनुमान था, विक्रम राठौड़ बहुत जिद्दी साबित हुआ। उसने सभी आरोपों से इनकार किया। ये तर्क देते हुए कि फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट में कोई त्रुटि हो सकती है, उसने एक अच्छा वकील रखा और पूछताछ के अधिकांश समय चुप रहा। उसे विश्वास था कि जब तक वो कबूल नहीं करेगा, पुलिस उसका कुछ नहीं कर सकती। लेकिन उसने जांचकर्ताओं के धैर्य और पेशेवर तरीकों को कम करके आंका था। एक दिन के तनावपूर्ण मानसिक संघर्ष के बाद कोई परिणाम न निकलने पर मेजर कुमार ने रणनीति बदलने का फैसला किया। उन्होंने विक्रम को एक वीडियो दिखाया। ये ओम प्रकाश सिंह के बयान का वीडियो था, जिसमें उन्होंने उस रात का विस्तार से वर्णन किया था जब वो फर्श के नीचे लेटे थे और विक्रम और माया की पूरी बातचीत सुनी थी। जब उसने उस रात अपने और अपनी प्रेमिका के शब्दों को सटीक रूप से दोहराते हुए सुना, तो विक्रम के जिद्दी चेहरे पर आखिरकार दरारें पड़ गईं। लेकिन उसने अभी भी इनकार करने की कोशिश की। यह सिर्फ एक बूढ़े, भ्रमित आदमी के शब्द हैं जो अपने बेटे को खोने के दुख में कल्पना कर रहा है। तो आपकी प्रेमिका के बयान के बारे में क्या? मेजर कुमार ने निर्णायक वार किया। उन्होंने एक अन्य जांचकर्ता को कमरे में आने का इशारा किया। वो माया थी। उससे बगल के कमरे में समानांतर रूप से पूछताछ की गई थी और वो विक्रम की तरह जिद्दी नहीं थी। फोरेंसिक जांच रिपोर्ट का सामना करते हुए माया जल्दी ही टूट गई थी। विक्रम जी, मुझे बचाइए। माया ने विक्रम को देखकर रोना शुरू कर दिया। मैंने सब कुछ बता दिया है। मैंने कहा है कि आपने मुझे ऐसा करने के लिए उकसाया था। मैं अपने पति को मारना नहीं चाहती थी। माया का बयान सुनकर विक्रम राठौर स्तब्ध रह गया। उसकी सह अपराधी, उसकी प्रेमिका, जिस पर उसे पूरा भरोसा था, ने उसे धोखा दे दिया था। सारा दोष उस पर डाल दिया था ताकि उसे कम सजा मिले। धोखे का गुस्सा डर पर हावी हो गया। कमीनी औरत, विक्रम दहाड़ा, तुम क्या कह रही हो? तुम एक अमीर जिंदगी चाहती थी। तुम रमेश को नाकारा समझती थी, इसीलिए तुमने मेरे साथ योजना बनाई थी। और फिर गुस्से में विक्रम राठौड़ ने सब कुछ उगल दिया। उसने सब कुछ बताया, प्यार के पनपने से लेकर हत्या की योजना बनाने, जहरीली पत्ती खोजने और उसे माया को देने तक। दोनों हत्यारों के बयानों ने भले ही एक दूसरे पर दोषारोपण किया हो, लेकिन जब उन्हें एक साथ जोड़ा गया तो उन्होंने एक सोची समझी और क्रूर हत्या के मामले की एक पूरी भयावह तस्वीर बना दी। कुछ महीने बाद हिमाचल प्रदेश की जन अदालत ने मामले की पहली सुनवाई की। अकाट्य सबूतों और दोनों प्रतिवादियों के कबूलनामों के साथ अंतिम फैसला सुनाया गया। अदालत ने माना कि प्रतिवादियों का व्यवहार अत्यंत क्रूर और बर्बर था, जो नैतिकता के पतन की पराकाष्ठा को दर्शाता है। प्रतिवादियों ने अपनी नीच इच्छाओं को पूरा करने के लिए सबसे पवित्र भावनाओं, पति पत्नी के रिश्ते, दोस्ती के रिश्ते को धोखा दिया था। अदालत ने फैसला सुनाया, प्रतिवादी माया, जिसने लंबे समय तक अपने पति को जहर देने का कार्य सीधे तौर पर किया, हत्या के अपराध की दोषी, अपराध को क्रूर तरीके से अंजाम देने के गंभीर तथ्य के साथ प्रतिवादी को उच्चतम सजा, मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। प्रतिवादी विक्रम राठौड़, मुख्य साजिशकर्ता, जिसने अपराध के लिए उपकरण प्रदान किए, हत्या के अपराध का दोषी। प्रतिवादी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। फैसला जनता की सहमति से सुनाया गया। अंततः उस सीधे साधे अभागे आदमी के लिए न्याय हो गया था। मामला बंद हो गया, लेकिन इसने देवगढ़ गांव के लोगों के मन में एक गहरा घाव छोड़ दिया। ये एक महंगी सीख थी कि कभी-कभी शांत, सुखी बाहरी रूप के पीछे सबसे भयानक साजिशें और अपराध छिपे होते हैं, जो उन्हीं लोगों द्वारा किए जाते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। दोस्तों, आप कहां से हैं और आपको ये कहानी कैसी लगी?
हमें कमेंट में जरूर बताएं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सब हमेशा खुश और सलामत रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सब के साथ जरूर साझा करें।